हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 2014 सेट फर्स्ट आपका पार्ट 4 है और इसमें क्वेश्चन नंबर आपके 28 तक पिछली वीडियो में हो गए थे हमारे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 29 और 30 इसके सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं 2014 का जो सेट फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है क्या। क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 29, देखिए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें एक हमने तंबू बनाना है और तंबू नीचे से बेलनाकार है और ऊपर से शंकु के आकार का है, उसके नाप दे रखे हैं। तो पहले मैं इसका चित्र बनाता हूँ, आपको सवाल समझ में आ जाएगा चित्र के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, डायग्राम क्या बनेगा इसका। एक तंबू बनाना है। किस तरीके से बनेगा, ऊपर का भाग इसका बेलनाकार और शंकुकार है और नीचे का भाग इसका बेलनाकार है। तो ऊपर हमने शंकु के आकार का बनाना है। तो एग्ज़ाम में भी चित्र आप ऐसे ही पेन से बनाना है, कोई ऐसा नहीं कि आप इसके लेके बिल्कुल पेंसिल वगैरह से बनाएंगे, खाली डायग्राम बनना चाहिए। ये इस तरीके से बन गया, ऊपर का भाग बेलनाकार और शंकुकार और नीचे का भाग बेलनाकार। इस तरीके से क्या है, ये एक तंबू है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसकी नाप। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हमने h लिया, ये है। इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, चित्र में इसको दर्शा देंगे। इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर और इसका व्यास 4 मीटर है। तो व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या उसका आधी हो जाएगी, व्यास का आधी त्रिज्या। तो व्यास 4 मीटर है, त्रिज्या 2 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, ये तिर्यक ऊंचाई एल होगी 2.8 मीटर। ये हो गई। अब हमें क्या बताना है कि इस तरह का एक तंबू बनाना है। तो तंबू बनाने में जो कैनवास लगेगी, कैनवास मतलब जो भी कपड़ा यहाँ पे है प्रयुक्त किया गया उसे कैनवास बोला गया है। तो कैनवास का हमें पूरा क्षेत्रफल बताना है, कितनी कैनवास इसमें लगेगी। तो कैनवास कहाँ कहाँ लगेगी पहले आप ये देख लीजिए। हम इस तरह से एक शंकु और नीचे से बेलनाकार इस तरह से तंबू बनाएंगे। तो जिसमें कैनवास लगेगी, एक तो आपके लगेगी शंकु के वक्र पृष्ठ में, जैसे ऊपर वाला भाग है ये, इसे हम बोलेंगे पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ। एक तो यहाँ लगेगी और दूसरा इस गोलना, ये जो आपका बेलनाकार भाग है नीचे, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अगर हम सूत्र के माध्यम से बोलें तो जो कैनवस लगेगी वो शंकु के वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल में लगेगी और नीचे बेलनाकार भाग है 2 पाई आर एच में, यानी दो भाग में आपको इसको बताना है। तो ये दो भाग में लगेगी, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ में और बेलन के वक्र पृष्ठ में। तो टोटल जो कैनवस का क्षेत्रफल होगा शंकुओं का वक्र पृष्ठ प्लस कैनवस का वक्र पृष्ठ, ओ सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो उसको देख लीजिए अब। तो नाप हमने सारे इसमें लिख दी है। तो दिया गया तंबू बनाने के लिए, तो दिया गया कैसा है, नीचे से बेलनाकार ऊपर से शंकुकार। दिया गया तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो इसमें दो क्षेत्रफल होंगे आपके, क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये दो होंगे अब इसमें। तो इसे हम लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र आप जानते ही हैं, पाई आर एल, इसको आप अच्छी तरह याद कर ले अगर आपको याद नहीं है। और शंकु का वक्र पृष्ठ, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया आपका 2 पाई आर एच और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। 2 पाई आर, तो पाई आर यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया, पाई आर हमने कॉमन लिया, क्या बचा 2h, ये h है 2h, ये अंदर बचा, पाई आर हमारा कॉमन चला गया, यहाँ बचा हमारा l। अब हम इसके नाप लिखते हैं यहाँ पे। तो
पाई का मान हमको नहीं दिया है, तो हमें समझ जाना है कि हमें 22/7 रखना है। आर यहाँ पे दे रखा है, देखो 2 मीटर, तो 2 एच यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और दिखाई दे रहा है चित्र में 2 मीटर है, सॉरी 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। और त्रिज्या की ऊंचाई आपको दे रखी है 2.8 मीटर, ये 2.8 मीटर हो गया। ये हमने नाप रख ली इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 22/7 गुणा के 2, और 2.1 के 2 में गुणा करेंगे, 21 गुना के 42 यानी 4.2 आ जाएगा, प्लस 2.8। और आगे देखिए इसमें, तो 22/7 गुणा के 2, इसको जोड़ेंगे 8 2 10, 4 2 6 1 7, 7.0 नहीं 7 समझो इसको, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 7 से आपका 7 कट गया, आपका बचा 22 गुणा के 2, और 22 गुणा के 2 की गुणा करेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर, यानी इतनी आपकी जो कैनवास लगेगी इसमें। किसमें? इस तरह से तंबू हमने बनाना है जिसका नीचे का भाग बेलनाकार है और ऊपर का भाग शंकु के आकार का है। इतनी इसमें कैनवास लगेगी। बस में खाली कैनवास ही पूछी गई है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन आपके जो बुक में क्वेश्चन है उसमें इसमें ये भी पूछा गया है कि इस कैनवास को अगर 500 रुपये पर मीटर की दर से, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से खरीदा जाएगा तो कितने की आएगी, यानी 500 गुणा और करनी है इसमें। वो आपका तब है अगर आपसे इसका मूल्य पूछा जाता है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए इसके दो पार्ट मतलब ऑप्शन में 2 दिए हैं आपको। पहले ऊपर वाला करते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि कोई सरल रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं AB व AC का मध्य बिंदु क्रमशः D व E हो तो BC बराबर 2DE। ये आपका छठे चैप्टर का सवाल है। और अगर आप इसे ढंग से समझ रहे हैं, पहचान में अगर आपको आ रहा है सवाल, तो जो पहला वाला पार्ट इसका है, सिद्ध कीजिए कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपकी प्रमेय 6.2 है। चलो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की, सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको चित्र बनाना है। यदि किसी त्रिभुज में, सिद्ध कीजिए कि यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, यानी त्रिभुज बनेगा और उसकी दो भुजाओं को एक रेखा द्वारा हम कट करके दिखाएंगे जो कि अनुपात में समान होंगे। तो देखिए इसका चित्र, ये इसका चित्र हो गया। हमने त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बनेगा तो नाम भी देंगे, नाम हमने ABC दिया। और ये कोई रेखा है, इसमें रेखा L है ये, और ये क्या कर रही है, इन भुजाओं को, इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे नाम देते हैं D और ये नाम दिया हमने E। तो जो अनुपात बने इस रेखा के द्वारा इस भुजा के अनुपात AD और DB, और इस भुजा के AE और EC, ये समान अनुपात है, ये अनुपात यानी बराबर है। ठीक है, तो पहले इतना काम करते हैं। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, दिया है। तो देखो इसमें ज़रा, दिया है क्या आएगा, त्रिभुज ABC में रेखा L, हमने इसका रेखा L नाम दिया। रेखा L भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार काटती है कि, किस प्रकार काटती है, समान अनुपात में, कि AD/DB बराबर AE/AC। ये जो रेखा है L, ये भुजा AB को D पर,
AC को E पर इस प्रकार काटती है। सवाल में लिखा है समान अनुपात में, मतलब AD/DB जो अनुपात है बराबर AE/EC। ये हमने लिख दिया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो रेखा हमने खींची है L, ये तीसरी भुजा, पहली भुजा हमारे इसमें AB थी, दूसरी भुजा AC थी। इन दो भुजाओं के बिंदु D और E पर इसको काटा रेखा L ने, और तीसरी भुजा यहाँ पे BC होगी। तो ये जो रेखा L है तीसरी भुजा BC के समांतर है, यानी DE समांतर BC। उपपत्ति, इसमें रचना होगी पहले हमारी। देखिए इसमें रचना, तो रचना में क्या करेंगे, हम इसके समांतर ये हमने BC के समांतर एक रेखा खींची E डैश, तो क्या लिखेंगे DE डैश समांतर, DE डैश समांतर BC खींचा। ये रेखा हमने खींची, ठीक है। अब उपपत्ति देखो, उपपत्ति में आप ये देखो कि अगर DE डैश समांतर BC है तो किसी भी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर रेखा दी है या हमने खींची है बाय रचना, रचना के थ्रू, तो आप ये समझ जाएंगे कि आप थेल्स पर में लगा सकते हैं। तो थेल्स पर में लग जाए क्योंकि हमने इसके समांतर रचना में खींची है। तो थेल्स पर में क्या है, AD/DB बराबर AE डैश/E डैश C। थेल्स पर में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके समांतर रेखा हमने खींची है भुजा BC के समांतर। तो चूंकि त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर BC, ब्रैकेट में हम इसका कारण ले देंगे रचना से, ये आपको दिया नहीं था समांतर, हमने रचना की है। अतः थेल्स पर में से, अतः थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में क्या है फिर आप देख लीजिए, जब इसके समांतर है DE डैश समांतर BC, तो AD/DB बराबर AE डैश/E डैश C। तो क्या आएगा आपका AD/DB बराबर AE डैश/E डैश C। ये आपका आएगा समीकरण 1। परंतु, परंतु में क्या आएगा, आपको ये दिया हुआ है क्या, AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB बराबर AE डैश, सॉरी E डैश नहीं, AE/EC, डैश नहीं है, ठीक है। AD/DB बराबर AE/EC आपको ये दिया हुआ है, ये देखिए। अब ये समीकरण नंबर आपकी क्या होगी, 2 होगी। अब समीकरण 1 और 2 में आप ये देखिए इसके एक पक्ष बराबर है, AD/DB, ये भी AD/DB, ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से देखिए क्या होगा, AE डैश बटे E डैश C बराबर AE/EC। अब आप ये संबंध देखिए, ये एक ही भुजा पर आपका है ये संबंध। कैसे देखो, AE/EC बराबर AE डैश E डैश C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये संबंध तब सत्य होगा कि E और E डैश बिंदु एक ही हैं। यानी इसको मैं दूसरे शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माने मैंने रेखा खींची, ठीक है, ये रेखा हमने AB खींची, ठीक, और किसी एक बच्चे से कहा कि इसका मध्य बिंदु बताओ, उसने नापा और मध्य बिंदु उसने बता दिया कि इसका मध्य बिंदु ये है E। किसी पहले बच्चे से बोला, फिर दूसरे बच्चों का आप इसका मध्य बिंदु बताओगा, उसने भी नापा और उसने कहा मध्य बिंदु तो इसका ये है E डैश। अब यहाँ पे 2 मध्य बिंदु बता दिए, या एक ने बताया ये और दूसरे बच्चे ने बताया ये, लेकिन इसका जो आंसर है वो दोनों ही सही है। ये कहा जा रहा है कि E और E डैश दोनों ही इसके मध्य बिंदु, नहीं दोनों के आंसर सही हैं, जबकि E इधर है और E डैश आपके इधर, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और आंसर दोनों के सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि E और E डैश आपके एक ही बिंदु हैं, यानी ये अलग अलग नहीं हैं, और इसका मतलब हुआ ये समपाती है। तो यहाँ पे यही बात है कि E आपका इसका बीच का बिंदु हो गया, यानी ये अनुपात तब सत्य होगा जब E और E डैश क्या होंगे, समपाती होंगे। तो क्या लिखेंगे हम,
यह संबंध, कौन सा, ये वाला संबंध, तब सत्य होगा यदि बिंदु ए तथा ई डैश समपाती हो। संबंध तो सत्य हम प्रूव कर चुके हैं, तथा यह संबंध हम सिद्ध कर चुके हैं, तथा यह संबंध हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, इसका मतलब ई और ई डैश बिंदु आपके क्या है, समपाती हैं। अतः बिंदु ए तथा ए डैश समपाती है। समपाती का मतलब दोनों बिंदु एक ही हैं। इसलिए आपका क्या था, अब इधर देखो ई और ई डैश एक ही है, तो डी ई डैश समांतर बी सी था। तो डी ई डैश समांतर बी सी रचना से, इसलिए डी ई डैश एक ही है, ई डैश और ई एक ही है, तो ई लिख रहे हैं हम, डी ई समांतर बी सी, क्योंकि ई डैश और ई हमने एक ही बिंदु सिद्ध कर दिए हैं। इसका मतलब डी ई डैश समांतर बी सी है, यानी डी ई समांतर बी सी है, और ये आपका सिद्ध हो गया। अब इसमें देखो आगे है क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन, अभी हमने इतना पार्ट इसका सिद्ध किया है। अब आगे क्या है, देखिए यहाँ से, इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए दिखाइए कि त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E हो तो BC बराबर 2DE। हमें यह सिद्ध करना है। क्या, इस प्रमेय का प्रयोग करके हमें यह बताना है कि ABC की दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु D और E हो। अब हमें दोबारा से चित्र बनाना है और ये बताना है कि जो D और E हैं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो अब इसका आगे का पार्ट है, फिर हम डायग्राम बनाते हैं। त्रिभुज ABC और D AB का मध्य बिंदु है, और जो आपका A है वो AC का मध्य बिंदु है, ये इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। D और इसके मध्य बिंदु हैं, तो आगे क्या पूछ रहा है ये, तो ये बताना है कि DE BC बराबर 2DE। अब फिर दोबारा से हम लिखेंगे, इसका दिया है, तो दिया इसका क्या आएगा, इसको लिखते हैं। तो ये इसका दिया है, त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D व E हैं, जैसा हमने चित्र में दिखा रखा है। सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है BC बराबर 2DE, ये सिद्ध करना है। अब उपपत्ति देखिए इसकी, उपपत्ति में क्या आएगा, चूंकि D और E AB और AC भुजाओं के क्रमशः मध्य बिंदु हैं, तो चूंकि D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु इसका मतलब AD बराबर DB, AD बराबर DB। बात चित्र में समझ लीजिए, अगर D इसका मध्य बिंदु है AB का, तो ये क्या होगा, AD बराबर DB होगा। इसी तरह से E AC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, AE और EC, इसलिए AE बराबर EC। तो ये बात हम लिखते हैं, AD बराबर DB। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, AD बराबर DB गुणा 1, गुणा तो सबके एक सबके गुणा में होता है, और अब हम क्या कर रहे हैं, DB को इसके बटे में दिया है भाग में, यहाँ 1 रहा, यहाँ केवल 1 बचा, 1 के समीकरण 1। इसी प्रकार AD बराबर DB हो गया,
और इसी प्रकार आपका क्या होगा, जब ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए बराबर ए सी। इसी प्रकार ए बराबर ए सी, ए बराबर ए सी, क्योंकि ई ए सी का मध्य बिंदु है। इसको भी बिल्कुल हमने ऐसे ही किया, गुणा में एक दिखा दिया, ए बटे ए सी बराबर 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब आप ये देखिए कि समीकरण नंबर 1 में ए डी बटे डी बी बराबर ए भी 1 के है, और समीकरण 2 में ए ई बटे ई सी भी बराबर 1 के है। तो दोनों 1 के बराबर, इसका मतलब ये पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया, आता है समीकरण 1 और 2 से ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी आ गया। ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, क्योंकि इनके ये पक्ष आपके बराबर हैं। और अगर आप ये देखें तो ये बिना थेल्स प्रमेय लगाए हम थेल्स प्रमेय का जो संबंध है वो प्राप्त कर चुके हैं। क्या है, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, और ये संबंध हमें सही बराबर अनुपात में आ रहे हैं। इसका मतलब ये डी ई समांतर बी सी, इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। अतः त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, अगर ये संबंध हमारे बराबर हैं, यानी समान अनुपात में काट रही है, ये जो रेखा है इसको समान अनुपात में काट रही है ए बी और ए सी को, भुजाओं को, इसका मतलब डी ई समांतर बी सी, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके समांतर आपका आ गया। अब आगे देखिए इसमें, अब ये समांतर आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ये संगत कोण ये बराबर होंगे, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में, ये हमने लिख दिया त्रिभुज ए डी और ए बी सी में कोण ए बराबर कोण है। देखो यहाँ पे चित्र में एक बार फिर, ए छोटे वाले त्रिभुज में भी है ए डी ई में, और यही ए कोण ए बी सी में भी है, तो इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ हो गया। डी बराबर बी संगत कोण है, क्योंकि समांतर भी हम सिद्ध कर चुके हैं, और ए बराबर सी ये भी संगत कोण है, क्योंकि अभी हमने समांतर सिद्ध किया है। तो तीनों बात आ गई आपकी। तो जब दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हों तो क्या होते हैं आपके, वो समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, यानी समानुपात में होती हैं। इसलिए अब हम भुजाएं कौन सी लेंगे, इसकी भुजा हमने ली ए डी, तो इसके संगत होगी त्रिभुज ए बी सी, ये भुजा ए बी। फिर इसका आधार लिया डी छोटे वाले त्रिभुज का, तो इसके संगत बड़े वाले का आधार बी सी। तो क्या आएगा, ए डी बटे डी बी बराबर डी ई बटे बी सी। ये लिखते हैं। अतः ए डी बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी। क्या लिखेंगे, कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात। ये लिख दिया, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात। अब इसमें आप ये देखिए कि ए डी को हमने ऐसे लिखा, ये बात चित्र में समझ लीजिए, और आपका है ए बी, तो ए बी के दो पार्ट हैं, ए डी प्लस डी बी। तो अब हम ए बी को लिख रहे हैं, चित्र में देखिए ध्यान से, ए डी प्लस डी बी, किसको, ए बी को लिखा। तो ए बी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी बी, ये आ गया। ठीक है। इसी तरह से बी सी, इधर आप देखिए, नहीं इसको हमें लाना, इसको तो हमें सीधे करना है, बी से डी तो हमें चाहिए, तो बी सी और डी को हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो थोड़ा हिंट्स आपको देखना है कि हमें सीधे क्या करना है, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। अब आप ये देखिए कि डी इसका मध्य बिंदु है,
तो आपका क्या था, ए डी बराबर डी बी, तो आपका था ये ए डी बराबर डी ई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी, यहाँ भी ए डी, और डी बी की जगह हमने क्या कर दिया, ए डी। इसको हमने ऐसे रखा डी ई बटे बी सी। यहाँ पे अब रीजन दीजिए इसका क्या कारण है, हमने डी बी की जगह ए डी रखा, तो हम लिखेंगे चूंकि डी बी बराबर ए डी। अब आप इसमें आगे देखिए, ए डी और ए डी आपके जुड़ के 2AD हो गए, और डी बटे बी सी। अब ए डी से ए डी आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/2 बराबर डी ई बटे बी सी। इसकी आप तिरछी गुणा कीजिए, तो आपका क्या आएगा, बी सी बराबर 2DE। और ये हमें सिद्ध करना था, बी सी बराबर 2DE। तो इसका ये पूरा पार्ट हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव। अब इसके अथवा में है जो दूसरा सवाल, अब उसको देखते हैं। ये देखिए इसका दूसरा पार्ट अथवा में, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब यदि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है, तो दिखाइए AB² बराबर 2AC²। आपके इसमें भी दो भाग में सवाल है। ये आपके प्रमेय है 6.7, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय 6.8 है, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध करनी है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो देखिए इसमें ज़रा, अब इसका दूसरा अथवा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। ये हमने इसमें चित्र बनाया, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें हमने क्या करना है, ये कोण ए को 90 दिखाना है, और 90 के सामने क्या होगा, कर्ण। तो क्या इसमें कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम इसका दिया है लिखेंगे, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, यानी 90, तथा, ठीक है, बस केवल इतना ही है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कर्ण के सामने हमेशा क्या होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो BC² बराबर AB² प्लस AC², ये होगा। यहाँ पे रचना हमें करनी है समकोण वाले शीर्ष से, इस पर हमने लंब डालना है AD। ये हमने इस पर लंब डाला, किस पे, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे हमने लंब डाला, तो ये आएगा रचना में AD लंब BC डाला, ये हमने लंब डाला। उपपत्ति देखो अब इसमें, इसमें आपका क्या है, प्रमेय 6.7 है, इसमें अप्लाई करेंगे। क्यों होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से हमने क्या करा, कर्ण पे लंब डाला है। तो इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बन गए, कौन से, ABD और ACD, ये दोनों त्रिभुज इस मूल त्रिभुज के यानी ABC के समरूप होंगे। ये प्रमेय 6.7 है आपके, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो क्या लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष, तो समकोण वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये आपकी एक प्रमेय है, क्या, समकोण वाले शीर्ष से, समकोण त्रिभुज में समकोण, ये आपका समकोण वाला शीर्ष यानी A, समकोण वाले शीर्ष से हमने कर्ण पे लंब डाला, ये AD। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज इस मूल त्रिभुज के
समरूप होते हैं। तो ये हमने लिख दिया, देखो त्रिभुज ए बी डी समरूप बी सी है और त्रिभुज ए सी डी समरूप बी सी है। चित्र में एक बार फिर देख लीजिए। ए डी हमने लंब डाला है समकोण वाले शीर्ष कण पे, तो इसके दोनों ओर त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर, एक इधर बना त्रिभुज, एक इधर, इधर ए बी डी बना, इधर ए सी डी बना। ये दोनों त्रिभुज इस मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप होंगे। ये हमने लिख दिया, ठीक है। ए बी डी समरूप बी सी है, मूल त्रिभुज है। ए सी डी समरूप बी सी है, ये भी मूल त्रिभुज है। अब समीकरण 1 से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी सी ए। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए ए बी डी, ये आपका आ गया ए बी डी की भुजा ए बी और ए बी सी की भुजा, सॉरी, ए बी सी की भुजा ए बी होगी और ए बी डी की भुजा बी डी होगी। ए बी डी तो यानी आपका आएगा ए बी बटे बी डी, ठीक। ए बी डी की भुजा ऊपर आएगी, फिर इसकी भुजा आएगी बी सी, इसकी भुजा आएगी ए बी। ए बी दोनों में कॉमन है। ए बी जो भुजा है वो ए बी डी की भी है और ए बी सी की भी है, ये दोनों में कॉमन आएगी। पर ध्यान रखना, जो कॉमन भुजा आपको ऐसे रखनी है, कैसे? विकर्ण में, चाहे तो ऐसे रखो या ऐसे में रखो। इसकी कारण क्या है? लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात। मैं लिख दिया। अब ए बी स्क्वायर त्रिछुणा कर ली, बी डी इंटू बी सी, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से हम क्या लेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को फिर समरूप है ये, इनकी भी संगत भुजाएं ऐसे समानुपाती दिखाएंगे। तो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज बी सी ए। अब इनमें भी आपकी भुजा ए सी क्या है? कॉमन है, ए सी डी और ए सी बी में। तो ए सी और ए सी बटे आपका क्या आ जाएगा? ए सी बटे डी सी, और यहाँ पे दूसरी भुजा इसकी आएगी बी सी बटे ए सी। ध्यान क्या रखना है आपने? ध्यान ये रखना है कि जो कॉमन आपकी साइड है वो ऐसे विकर्ण के रूप में आएगी, ऐसे में या ऐसे में, इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और अब इसके हम त्रिकोणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वही आएगा समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, त्रिकोणा कर लिया हमने। अब आगे देखिए, समीकरण नंबर होगी 4। समीकरण 3 और 4 को हम ऐड करेंगे, 3 और ये आपकी होगी 4, तो समीकरण 3 + 4, ये हमने इसको जोड़ दिया। तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर, एल एच एस में एल एच एस जुड़ेगा, प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर देखो ये था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और आर एच एस में आर एच एस जुड़ेगा, बी डी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू डी सी, और आपका क्या हो जाएगा ये? तो अब इसमें आगे देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, देखो ये हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा आपका? बी डी प्लस डी सी। आगे देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी। अब बी डी और डी सी को आप जोड़िए, तो चित्र में देखिए कैसे जोड़ते हैं। बी डी और डी सी को जोड़ेंगे तो आपका आ गया पूरा बी सी, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू पूरा आएगा पी सी, यहाँ लिख देंगे हम पी सी। आप कारण लिख सकते हैं, चूँकि बी डी प्लस डी सी इक्वल टू पी सी। और अब आपका क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी की बी सी में गुणा करिए, आपका आ गया बी सी स्क्वायर, और ये आपके पर में सिद्ध हो गई।
अब इसमें आगे भी देखो, आगे क्या है। यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है तो दिखाइए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। इसमें थोड़ा आगे भी है, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे बना देता हूँ मैं ये। और कौन सी समकोण है, कौन सी क्या है, समकोण। तो सी आपको यहीं रखना है कि कौन सी समकोण बोला है, और ये आपका बी। ठीक। अब आगे इसमें दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है। तो अगर ये समकोण है तो ये क्या होगा आपका, समकोण के सामने कर्ण। तो फिर ये समद्विबाहु भी है, तो कर्ण तो इन दोनों के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये दो आपस में बराबर होंगे। कौन, ये इसके बराबर होगा। तथा ए सी बराबर बी सी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो आप देखिए इसमें सिद्ध करने में क्या दिया हुआ है। हमें ये सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर सिद्ध करना है। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब इसमें उत्पत्ति, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, छोटा ये भी। समकोण त्रिभुज तो आपको दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा आपका, 90 के सामने कर्ण, ए बी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब हमें ए सी स्क्वायर चाहिए, सिद्ध करना है हमें, तो बी सी को ए सी में बदल लेंगे, क्योंकि बी सी बराबर क्या है, ए सी दिया है। तो क्या किया हमने, ए सी स्क्वायर को हमने ए सी लिख लिया, और बी सी स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, ए सी स्क्वायर। कारण देंगे, चूंकि बी सी बराबर ए सी ये आपको दिया है। और अब आपका सिद्ध हो गया, देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, और ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो इसका ये अगला पार्ट था, और ये पूरा क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया है। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 2014 का सेट 2। अगली वीडियो में आप देखेंगे 2015 का सेट फर्स्ट, जिसका लिंक डिस्कशन में दे दिया जाएगा। तब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए।